हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब का पहला चैप्टर बड़े भाई साहब। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो आपको काफ़ी छोटे लिखने थे। अब हम जो करेंगे वो आपको कुछ लंबे लिखने हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का जो टाइम टेबल बनाया था और उसको बनाते समय उसने क्या क्या सोचा था और वो उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो आपका जो उत्तर है वो क्या होगा कि छोटा भाई जो था वो बड़े भाई की लताड़ सुनकर अपमान का घूंट पीकर रह गया। तो छोटा भाई जो था हमेशा डांट खाता था अपने बड़े भाई से, लेकिन कुछ नहीं कह पाता था। वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता था। तो रह रहकर उसके मन में सदा यही विचार आता था कि वो जो पढ़ाई करना है उसको छोड़ दे। तो रह रहकर उसके मन में मैदान छोड़कर भाग खड़े होने का विचार आता, परंतु शीघ्र ही उसने जो ये ख्याल आ रहे थे उसके मन में उनको झटक दिया। मतलब उसने ये निश्चय किया कि वो अब अच्छे से पढ़ेगा और फिर उसने नए सिरे से अपनी क्या की समय सारणी बनाई, टाइम टेबल बनाया। तो छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का जो टाइम टेबल बनाया था उसका समय उसने सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक रखा था। इसमें जो भी उसके जो विषय थे अलग अलग वो रखे थे। तो दिन का हर घंटा प्रत्येक विषय के नाम रखा था, हर घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट के नाम रखा था। तो पढ़ने के साथ साथ आराम करने व टहलने का समय भी टाइम टेबल में रखा था। तो जो टाइम टेबल था उसमें उसने जो आराम करने का समय था, टहलने का समय था कि वो इस टाइम टहलेगा, इस टाइम आराम करेगा, वो सब भी लिखा था। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात होती है, सब लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इस टाइम ये काम करेंगे, इस टाइम वो काम करेंगे, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात होती है। लेकिन उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना अलग बात है। तो बाहर मैदान में क्या होता था, इतनी अच्छी सी हरियाली होती थी, हवा का झोंका होता था, खेल कूद की जो उछल कूद होती थी, लोग भाग रहे होते थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर और सुनकर क्या होता था, वो मैदान की तरफ जाने लगता था। तो ये सारी चीज़ें उससे मैदान में खींच ले जाती और टाइम टेबल का जो पालन था वो नहीं हो पाता था और उसका जो टाइम टेबल था, समय नियोजन था, वो धरा का धरा रह जाता, उस पर वो ठीक प्रकार से चल नहीं पाता था। तो वो चाह कर भी अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता था। तो वो चाहता था कि वो पढ़े अच्छे से, लेकिन जो ये सारी चीज़ें थी, हवा के झोंके, खेल कूद, ये सब चीज़ें उसे बाहर की ओर खींच ले जाती थी, मैदान में खींच ले जाती थी। तो वो चाह कर भी जो उसने सोचा था वो नहीं कर पाता था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने क्या किया। तो एक दिन क्या होता है, सुबह का सारा समय गुल्ली डंडा खेलने के बाद जो छोटा भाई होता है भोजन के समय घर पे आता है। तो जो बड़े भाई होते हैं काफ़ी गुस्से में होते हैं, तो उनको देखते ही उनके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, वो बहुत अधिक घबरा जाते हैं। तो जो भाई साहब होते हैं उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं, बुरा भला कहते हैं और इतिहास के अनेक वो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं और लेखक को बताते हैं कि जो घमंड करते हैं उनका अंत कैसे होता है। तो वो कहते हैं कि अंधे के हाथ बटेर सदा नहीं लगा करती। उनका कहना था कि मूल्यवान वस्तु हमेशा ही क्या होता है, अयोग्य व्यक्ति को नहीं मिला करती है, अयोग्य व्यक्ति को हमेशा मूल्यवान वस्तु नहीं मिलती। तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम हमेशा पास हो जाओगे, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी तुम फेल हो सकते हो। तो उनका कहना यही था कि अभिमान का अंत विनाश ही होता है। तो यह सुनकर जो लेखक हैं उनको दांतों पसीना आ गया, वो बहुत अधिक घबरा गए और उन्होंने क्या किया, अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और कमर कसकर पढ़ाई में जुट गए। पूरी तरह से वो पढ़ने में उन्होंने अपना जो समय था वो लगा दिया। आपका अगला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। तो बड़े भाई साहब जो थे लेखक से 5 वर्ष ही बड़े थे, लेकिन हमारे भारतीय जो परिवार होते हैं उनमें क्या होता है, भारतीय परिवारों की परंपरा के अनुसार जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है
और परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करना उसका नैतिक उत्तरदायित्व होता है। तो उसे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है, क्योंकि उसी को देखकर जो और छोटे लोग होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, वो भी वही काम करते हैं, उससे सबक लेते हैं। तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने छोटे भाई को क्या करे, अनुशासन में रखे। और दूसरे लोगों को अनुशासन में तभी रखा जा सकता है जब हम स्वयं अनुशासित रहते हैं। तो बड़े भाई घर वालों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वो कर्तव्य बोध के भार से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपना कर्तव्य जो था वो ईमानदारी से निभाते थे। उनका जो छोटा भाई था वो ये चाहते थे कि वो खूब पढ़े लिखे, और उनको हमेशा वो इसीलिए डांटते थे। और वो समझते थे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने छोटे भाई को सही राह दिखाऊं। तो वो छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उसके समक्ष अपना जो आदर्श उदाहरण है उसको प्रस्तुत करना चाहते थे। वो हमेशा इसलिए पढ़ते रहते थे ताकि छोटा भाई भी उन्हें देखकर पढ़े। इसके कारण क्या था, उनका जो बचपन था वो समाप्त हो जाता है। तो उनकी जो इच्छाएं थी, बचपन में जो बच्चों की इच्छाएं होती हैं, तो छोटे भाई को संभालने के चक्कर में क्या होता था, उनकी जो इच्छाएं थी वो उनको दबानी पड़ती थी। उनका जो बचपन है वो समाप्त हो जाता है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? तो जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई को हमेशा परिश्रम करने की सलाह देते थे। उनसे हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो वो कहते थे कि तुम इस तरह से जो गुल्ली डंडा खेलते रहते हो, क्रिकेट खेलते रहते हो, फुटबॉल है, पतंगबाजी है या भाग दौड़, इसमें जो तुम समय बर्बाद करते रहते हो ये करना ठीक नहीं है। तो और उनसे कहते थे, जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई को समझाते थे कि अगर वो सफल हो गया तो उसको अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि पढ़ाई में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, नींव जो है उसको मजबूत करना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे से समझकर करना चाहिए। तो अपने अनुभव के आधार पर वो छोटे भाई का मार्गदर्शन करते थे। छोटे भाई को प्रतिदिन क्या होता था, उनके जो कड़वे उपदेश होते थे वो सुनने पड़ते थे। तो वो कहते थे कि पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर क्या होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना चाहिए हमें। तो पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर वो व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। वो यह भी समझाते थे कि पुस्तकीय ज्ञान से लाभदायक क्या होता है, जीवन का अनुभव होता है। वो नहीं चाहते थे कि उनके जो दादा परदादा हैं उनकी मेहनत की कमाई पानी में बह जाए। उनका मानना था कि बिना मेहनत के सफलता बार बार नहीं मिलती। तो उनके अनुसार पढ़ लिख कर ही कोई व्यक्ति बड़ा ऊंचा आदमी बन सकता है। तो उनका कहना यही था कि हम अगर पढ़ लिख रहे हैं तो ये नहीं है कि हम खाली किताबी ज्ञान हासिल कर लें, खाली जो किताबों में लिखा है वही हम क्या करें, याद करें और पेपर में लिखा है। उनका कहना था कि जो पुस्तकीय ज्ञान है उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसको व्यवहार में भी लाना चाहिए। अगर हम कहते हैं 2+2 क्या होते हैं, 4 होते हैं, तो हमें खाली रटना नहीं चाहिए इसको, बल्कि हमें क्या है, जो सवाल हैं उनको हल करना भी आना चाहिए। हमें किसी चीज़ को रट के हम ये नहीं है कि हम ज़िंदगी में ऊंचे उठ जाएंगे। तो हमें पहले अपनी जो नींव है उसको मजबूत करना चाहिए और पढ़ लिखना चाहिए अच्छे से, तभी हम ऊंचे आदमी, बड़े आदमी बन सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? तो बड़े भाई के नरम व्यवहार के कारण लेखक की जो स्वच्छंदता थी, आज़ादी थी और अधिक बढ़ गई। वह उनकी जो सहनशीलता थी उसका अनुचित लाभ उठाने लगे, क्योंकि जो बड़े भाई थे वो फेल हो जाते थे तो उनको अंदर से ये भी लगता था कि ये तो पास हो जाता है, इसे क्यों डांटूं। तो उनका जो व्यवहार था वो नरम होने लगा था उनके प्रति। तो इसी चीज़ का जो छोटा भाई था वो फ़ायदा उठाता था, और उसके अंदर जो उसके बड़े भाई के प्रति आदर भाव था वो भी कम हो गया था। तो उनके प्रति उसके दिल में आदर भाव था वो भी कम हो गया था, और वो बड़े भाई साहब की नज़रें बचाकर कनकौवे उड़ाता था, पतंगे उड़ाता था। उसका जो सारा समय था वो पतंगबाजी की भेंट चढ़ने लगा। उसको ये लगने लगा कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा। तो उसका जो समय था माझा बांधने, कन्ने बांधने, पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में ही जाने लगा। तो लेखक को लगने लगा था कि वो पढ़े या ना पढ़े वह तो पास
हो ही जाएगा। तो इस प्रकार लेखक के मन से बड़े भाई का जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, समाप्त होने लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि बड़े भाई को उसको डांटने डपटने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो स्वयं फेल हो जाते हैं और मैं पास हो जाता हूँ तो बड़े भाई को कोई हक नहीं है कि मुझे वो डांटे। तो जो लेखक हैं उनके मन से क्या होता है, बड़े भाई का जो डर था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।